Hey, what's up guys? Welcome back once again. निक जो अपने काम में सबसे माहिर है और ये काम वो पिछले 34 सालों से हर रोज करता हुआ आ रहा है। दरअसल वो एक स्नो राइडर है, यानी कि अगर आसान भाषा में बोले तो वो सड़क से बर्फ हटाता है। आज उसे उस काम के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है, जिससे वो उसका छोटा सा परिवार बहुत खुश है। काइल जो उसका इकलौता बेटा है वो ज्यादा समय यहाँ नहीं बिताता क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी रहती है। फिर भी जब भी उसे मौका मिलता है तब वो अपनी खुशियाँ बांटने अपने माता पिता के पास आता रहता है। आज जब वो अपने काम पर होता है तो घर को लौट रहा था तो अचानक कुछ गुंडे उसे दबोच लेते हैं, बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उसके दोस्त को भी बहुत मारा। सिर्फ यही नहीं, वो कुछ और भी सोच कर आए थे। वो लोग उसे अपनी कार में बैठाकर उसे ओपियम का इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। ये चीज देखकर तातिया कार से कूदकर भाग गया। हालांकि उन लोगों ने उसके ऊपर कई बार गोलियां चलाई। हमें ये तो नहीं पता चला कि वो जिंदा है या फिर मर गया, इतना जरूर देखा कि वो भागने में कामयाब हो गया। दूसरे दिन की सुबह वो गुंडे काइल को साफ तरीके से कपड़े पहनाकर शहर के बीच लाकर एक बेंच पर बैठा देते हैं और चले जाते हैं। इधर शहर में कड़कती ठंड पर निक अपना काम में लगा हुआ था। इतने में उसके पास ग्रेसी भागते हुए आई। उसके चेहरे पर वो डर देखकर वो समझ गया कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। अब दोनों मुर्दा घर गए और वहाँ उन्हें अपने इकलौते बेटे की लाश देखने को मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित होता है कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज के कारण हुई थी। लेकिन जब ये चीज निक को सुनने को मिली तो वो दंग रह गया। उसने तुरंत डॉक्टर को बोला कि वो कभी भी नशा नहीं करता। डॉक्टर का जवाब आता है कि माँ बाप यही बोलते हैं। जब ये लोग गाड़ी में बैठे तो ग्रेसी बोलती है कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे को पहचाना ही नहीं, ना उसे करीब से जानने की कोशिश की। न जाने किस दर्द से वो गुजर रहा था। वो उस समय भी निक यही बोलता रहता है कि काइल नशे नहीं करता था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। अब बर्फीले पहाड़ों के बीच उसे दफन कर दिया जाता है। अपने बेटे को दफन करने के बाद उसी दिन निक अपने काम में वापस लौट गया। बर्फ हटाना उसने शुरू कर दिया, लेकिन जब वो वापस रात को लौटा तो उसका दिमाग पूरी तरह से हिला हुआ। अब खुद पे उसे तरस तक नहीं आ रहा है, इसीलिए उसने इस मनहूस जिंदगी को खत्म करने का सोचा। बंदूक अपने मुंह पर लगाई, बस ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी वहाँ खून से लथपथ घायल तातिया आ गया। वो बहुत दिनों से यहीं पर छुपा हुआ था, कहीं वो लोग उसे भी ना मार दे, क्योंकि तब से ही वो लोग पागल कुत्ते की तरह उसे ढूंढ रहे थे। जब निक ने उसकी हालत को देखा वो समझ गया कि वो जो सोच रहा था वही सच है। वो उसके गिरबान पकड़ता और चिल्लाते हुए सीधे सवाल किया, मुझे बस इतना जानना है कि ये किसने किया। तातिया बोला, उन लोगों ने आपके बेटे को ओपियम दिया है ताकि वो धीरे धीरे करके मर जाए। वो मेरे साथ भी यही करना चाहते थे, लेकिन मैं भाग गया। मुझे ज्यादा कुछ तो जानकारी नहीं है, पर हाँ मैं इतना जानता हूँ, प्लेटिनो नाम के एक बार में आपको स्पीडो नाम का एक आदमी मिलेगा जो शायद कुछ आपको बताते। वहाँ दूसरी तरफ हमने एक वाइकिंग नाम के अमीर आदमी को देखा जिसके पास बेशुमार पैसा था, साथ में ताकत भी, लेकिन आज उसके बेटे को स्कूल में बुली किया था। एक पिता होने के नाते उसे अपने बेटे को अच्छी सीख देनी चाहिए, पर वो रायन से बोला कि कल तुम जाकर उसे मारो और इतना मानना कि उसे कोई न कोई हड्डी टूट जाए। पर रायन ये नहीं चाहता। वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। पर वाइकिंग को उसका ये जवाब अच्छा नहीं लगा। वानी कब उस बार में पहुंच चुका है और कुछ ही देर में उसे स्पीडो भी दिख जाता है। वो उसका पीछा करना शुरू करता है। उसे ये जानने में जरा भी देर नहीं लगी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब ये लोग लिफ्ट में होते हैं तो वो उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो वरना बदले में मौत मिलेगी। पर निक को अपने बेटे के बारे में जानना था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या उस रात। स्पीडो साफ इनकार करता है कि वो किसी भी काइल नाम के शख्स को नहीं जानता, लेकिन जब निक ने सवाल पूछना बंद नहीं किया तो उसने अपनी कमर पर लगाई बंदूक दिखाते हुए कहा, तुझे समझ क्यों नहीं आता? क्या मैं दूसरी भाषा में तुझे समझाऊं? लेकिन निक ने फिर वही सवाल किया। लेकिन जब इस बारी अब उसने कुछ नहीं कहा तो उसके मुंह पर एक जोरदार घुसा दे मारा, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। और तब निक ने शुरू किया अपना असुर मोड। वो उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसके दो दांत न टूट जाए। और जब ऐसा हुआ तो खुद स्पीडो ने एक नाम बताया। नाम था लिम्बो। उसे पता लगा उसके बेटे के बारे में, पर मुझे छोड़ दो। अब निक उसे ऐसे जिंदा तो नहीं छोड़ेगा, वरना वो जाकर अपने बॉस को बता देगा। इसीलिए उसका दम घोट देता है और फिर उसकी लाश को सही से पैक करके अपनी उसी जगह पर ले गया जहाँ वो काम किया करता था। वहाँ का उसे हर एक चप्पा पता था। एक सही सी जगह देखकर वो उसे वहीं फेंक देता है। अब 4 दिन बाद वाइकिंग के पास उसके एक खास आदमी आकर बताता है कि काफी समय से स्पीडो का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब वाइकिंग ने अपने लोगों से उसका पता लगाने के ऑर्डर दिए, जिसके बाद वो अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने लगा। अब बीच रास्ते में रायन ने उससे पूछा कि कहीं उन्होंने ही तो नहीं स्पीडो को गायब करवा दिया। अपने बेटे के सवाल का जवाब वाइकिंग बड़ी ही सूझबूझ के साथ देता है कि वो कभी भी अंडे देने वाली मुर्गियों को नहीं खाता। दूसरी तरफ हमने 2 ऑफिसर को देखा जो टाउन में बढ़ रहे ड्रग के बारे में बातें कर रहे थे। कैसे अब ये खुलेआम बिक रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ निक अब अपनी उस बंदूक को छोटा कर रहा है ताकि हर जगह उसे छुपा कर ले जा सके। अब लिम्बो के पास वो पहुंच गया जो एक डिजाइनर था। उसकी काफी बड़ी शॉप थी जो यहाँ पर वेडिंग गाउन बेचा करता है। जब उसने निक को देखा तो उसे पूछा कि उसे क्या चाहिए। निक बोला उसे एक टक्सीडो सिलवाना है। अब लिम्बो मीटर टेप उठाने के लिए झुकता है, लेकिन वो समझ गया कि ये कौन है। दरअसल वो बंदूक उठाने के लिए झुका था, पर निक भी
कम चालाक नहीं था। वो समझ गया उसकी ये चाल है, इसीलिए वो भी झुक गया और गोली उसके साइड से होकर गुजर गई, जिसके बाद दोनों में भिड़ंत हो गई। निक अपनी उसी मॉडिफाइड राइफल से उसके मुंह पर कई बार वार करता है, जिससे उसके सारे दांत टूटकर नीचे गिर जाते हैं। फिर उसने उसके मुंह पर बंदूक घुसाकर पूछा कि मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा। लिम्बो ने जवाब दिया, उसने कुछ नहीं किया, सारा सब कुछ सैंटा ने किया है। अब ये नया बंदा कौन है? तो निक पूछता है कि ये कहाँ मिलेगा और ये दिखने में कैसा है। उसने बताया कि वो एयरपोर्ट के कार्गो डिपार्टमेंट में काम करता है और मोटे संतरे की तरह शरीर है उसका। लिम्बो से अपनी जान की भीख मांगता है और आज निक पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने एक सवाल किया, रोनाल्डो या मेसी? लिम्बो ने रोनाल्डो चूज किया, जिसके बदले में उसे मिली मौत। अब बाद में वो उसकी लाश को भी उसी वाटरफॉल में फेंक देता है जहाँ स्पीडो की गिराई थी। अब वाइकिंग को खबर मिल जाती है स्पीडो के बाद लिम्बो भी गायब है, तो वो और ज्यादा बौखला जाता है। सैंटा को हम उसी कार में देखते हैं जो बर्फीले रास्तों से होकर कहीं जा रहा है। अचानक उसके सामने की स्नो ट्रक आ गई। उसे लगा कि वो पीछा करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि ड्राइवर खुद चलकर उसके पास आया। ये निक था जो उसे गुजारिश करता है क्या वो थोड़ा सा रिवर्स ले सकता है। सैंटा उसे $100 का रिश्वत देकर बोला, अगर तो पीछे कर लेगा तो थोड़ा सा तो सही रहेगा। निक हंसा और बोला कि ठीक है। अगले ही सीन में हम सैंटा का चेहरा बिगड़ा हुआ देखते हैं। बाद में निक उसके मुंह को गोली से उड़ा देता है और बाद में उसकी भी लाश का वही हाल हुआ। इसके बाद जब वो घर को लौटा तो ग्रेसी उससे पूछती है क्या उसे पता चला है कि उसके बेटे का फेवरेट ब्रांड कौन सा है, उसकी फेवरेट मूवीज कौन सी है। निक के पास कोई जवाब नहीं था। ग्रेसी गुस्से से वहाँ से चली गई। उसे भी समझ आ गया कि गलती उन्हीं लोगों की है, उन्होंने कभी उसका हाल चाल नहीं पूछा। दूसरे सीन में हमने अलीना को देखा, वाइकिंग की एक्स वाइफ, जो अपने बेटे की कस्टडी वापस लेने के लिए आई थी। जो सुनते वाइकिंग गुस्से में तोड़ फोड़ करने लगता है। उसे ढेर सारे पैसे देकर बोला कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, पर रायन को मेरे पास रहने दो। लेकिन अलीना का साफ कहना था उसे उसकी दौलत नहीं उसका बेटा चाहिए। जब निक घर को लौटा तो उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था बाय। ग्रेसी उसे छोड़कर जा चुकी है क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि वो अपने मरे हुए बेटे के बारे में बात तक नहीं करता, ना जिंदे रहने पर और ना ही उसकी फिक्र थी, ना मरने के बाद। निक पूरी तरह से परेशान हो चुका है। आखिर कब तक वो ऐसे लोगों को मारता फिरेगा। उसे अब असली कातिल तक पहुंचना था ताकि वो अपने बेटे की मौत सच जान सके। वो पहुंचा ब्रॉड के पास। वो उसका भाई है जो एक जमाने में गैंगस्टर हुआ करता था। जब उसने निक को देखा तो समझ गया कि उसे किसी तरह उसकी कोई मदद चाहिए। बातों के दौरान उसने बताया कायल की मौत हो गई है और उसे किसी ने मारा है। मुझे ये भी बताया कि उसे किसने मारा है, पर मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। ब्रॉड उसे वहीं बैठने को बोलता है, खुद अंदर जाकर कुछ कॉल्स कर, जिससे उसे पता चलता है कि असल में तात्या ने वाइकिंग के कुछ गोल और ड्रग को कस्टम से चुरा लिया था, जिसकी जानकारी उसे लग गई थी और इसके बाद उसने अपने लोगों से कहकर उसे मरवाने के ऑर्डर दे दिए। लेकिन जब उस दिन वो वहाँ पहुंचे तो तात्या के साथ कायल भी था। उन्होंने उसे पहले मार दिया पर तात्या भाग गया। ये सुनकर निक को बुरा लगता है। उसका बेटा किसी और की गलती की सजा काट कर चला गया, पर अब उसे वाइकिंग को ढूंढना था। उसने उसके बारे में उससे पूछा। ब्रॉड ने बताया कि उसे पहले उसी के साथ काम किया करता था जब वो बहुत छोटा था, पर वो एक अमीर माफिया बन चुका है। उसकी काफी बिजनेस है, वो काफी पावरफुल भी है। तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। निक ने तुरंत कहा कि मुझे उस तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उसे मारना है। ब्रॉड दंग रह गया कि तुम ये कैसे करोगे, आज से पहले तुमने ये कभी नहीं किया। निक बोला, मैंने उसके 3 लोगों को मारकर झरने में फेंक दिया पहले ही, अब तो उनकी बॉडी को मछलियां खा गई होगी। ये सुनकर ब्रॉड के चेहरे का रंग उड़ गया। वहाँ वाइकिंग की नींद उड़ी पड़ी है जब उसे पता चला कि अब उसका तीसरा आदमी भी गायब है और अब उसे कहीं न कहीं व्हाइट बुल का हाथ लग रहा है, जो असल में उसका राइवल है। इसीलिए वो अपने आदमियों से कहकर उसके आदमी के ऊपर नजर रखने को बोलता है। 2 दिन बाद वो लोग उसके आदमी को पकड़ कर लाते हैं। वाइकिंग उसे काफी सवाल जवाब करता है, लेकिन उसने उन गायब हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और बिना कुछ सोचे समझे वो उन्हें मार देता है। बाद में पता चला कि ये व्हाइट बुल का बेटा था। तब वाइकिंग ने यहाँ एक और काम किया। उसने उसकी लाश को बर्फ की उसी जगह पर साइन बोर्ड पर टांग दिया और जिसको जब ऑफिसर डायन ने देखा तो उसे अपने सीनियर से बोला, अब जल्दी यहाँ पर गैंग वॉर होने वाली है। व्हाइट बुल वहीं दूर से खड़ा अपने बेटे की टंगी लाश को देख रहा था। उसके अंदर भी अब गुस्सा भर चुका है। अब वो कुछ भी करके बदला तो लेगा और अब कितना खून बहेगा किसी को नहीं पता। यहाँ निक वापस से ब्रॉड के घर जाता है जहाँ उसने उसे बताया, तुम ऐसा उसे नहीं मार सकते हो, तुम्हें उसके लिए एक हिट मैन की जरूरत पड़ेगी। निक ने पूछा, क्या तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो? ब्रॉड ने गर्दन हिलाया और बोला कि हाँ, एस्कीमो नाम का है वो, और वो तुम्हें कल स्टेशन पर मिलेगा। उसे पैसे दे देना, बाद के काम वो खुद कर देगा। जब वो स्टेशन जा रहा होता है तो उसी रास्ते पर वो पोस्ट पड़ता है जहाँ व्हाइट बुल के बेटे को वाइकिंग ने टांगा था। वहाँ वो मौजूद होता है और तब पहली बार निक और उसकी नजरें मिलती है। लेकिन अभी दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते। निक को एस्मी को मिल गया।
पैसे भी दे दिए, अब उसके काम पूरा होने का इंतजार था। पर यहाँ दोस्तों एस्मी को नमक हरामी कर देता है। वो वाइकिंग को मारने के बजाय उसके घर चला गया और उसे बता दिया कि एक शख्स ने उसे मारने के लिए $10,000 दिए। बाकी की वो बाद में देगा। वाइकिंग दंग रह गया कि भला वो उसे मारने के लिए कौन इतने पैसे देगा किसी को, और उसने उसका नाम पूछा। एस्मी को बोला विगमैन। दरअसल विगमैन ब्रॉड का निकनेम था। जब वो गैंगस्टर था तब निक ने वही नाम उसका इस्तेमाल किया था, पर उसे ये नहीं पता था कि आगे जाकर वो उसे धोखा देगा। खैर ये लोग एस्मिको को तो मार देते हैं, लेकिन अब वाइकिंग को विंगमैन चाहिए था, इसीलिए सीधा वो उसके घर पहुंचा। जब ब्रॉड ने उसे यहाँ देखा तो थोड़ा सा शॉक हुआ, पर उसे डर नहीं लगा, क्योंकि कुछ ही देर के बाद बात करने के बाद वो समझ गया कि यहाँ किस लिए वो है। अब यहाँ ब्रॉड को पिछले कुछ सालों से कुछ गंभीर बीमारी थी और उसे ये चीज अच्छे से पता है। वो ज्यादा दिन का मोहताज नहीं है। उसे अपने भाई की सारी चीजों का जिम्मेदार अपने सर ले लिया। और वजह उसने ये दी कि वाइकिंग के पिता ने उसकी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी, तो अब उसका बदला लेने जा रही है। ये सुनते ही उसे मार डालता है। जब निक को उसके बारे में पता चला तो उसकी कब्र में गया और वहाँ कुछ देर खड़ा रहा। अब उसके पास 2 वजह है उसे और भी ज्यादा दर्द भरी मौत देने की। वहाँ एक तरफ वाइकिंग को पता चल गया है कि उसके आदमी को किसने मारा था। उसने व्हाइट बुल से रिश्ता सुधारने के लिए अपने ही एक आदमी को मार दिया, उसके ही लवर के सामने। दरअसल वो गे था और बाद में उसके लवर से कहा कि इसका सर काट दो और व्हाइट बुल के पास लेकर जाओ, कहो कि उससे गलती हो गई। इस आदमी ने उसके बेटे को मारा था, जिससे उसके सर तोहफे में भेजा है। इधर व्हाइट बुल अपने लोगों से कहता है कि बदले का अब समय आ चुका है, बेटे का बदला। इतना कहकर वो अपने 2 आदमियों को रायन के स्कूल के बाहर भेज देता है। उन लोगों के जाने के बाद भी वहाँ वो आदमी आया जिसको वाइकिंग ने भेजा था, और वो सर भी लेकर आया एक तोहफे की तरह। जो कुछ उसे बोलने को कहा उसे वो बोला, लेकिन व्हाइट बुल ने जैसे कहा था बेटे के बदले बेटा, तो उसने उसे शूट कर दिया और अपने आदमियों को फौरन काम पूरा करने को बोला। वाइकिंग को अभी तक कुछ नहीं पता इस बारे में। यहाँ निक का अलग गेम चल रहा था। वो पहले तो ब्रॉड की कब्र पर गया और बोला कि वो उसकी मौत को बर्बाद होने नहीं देगा। इतना कहने के बाद वो सीधा पहुंचा वाइकिंग के घर, जहाँ उसने उसकी जासूसी करनी शुरू कर दी। देखा कि उसका एक बेटा भी है, छोटा सा, जो टाउन का सबसे महंगा स्कूल में पढ़ता है। बस वहीं उसके दिमाग में एक आइडिया है, लेकिन अभी कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। जब ऑफिसर डियाना इन चीजों को देख रही थी तो उसे अपने एक खबरी का फोन आता है, जो उससे बताता है जो चीजें एयरपोर्ट पर हुई थी उसमें तातिया का हाथ था, क्योंकि उसमें ड्रग चुराए थे वाइकिंग के। लेकिन उसके बदले की मौत काइल को मिली। ये जानते ही डायना सीधा निक के घर पहुंची, जहां उसने पूरा सच बताया। कहा कि वो चाहती है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो उसके बेटे के कातिल को पकड़ सके, लेकिन निक इनकार कर देता है। उसका कहना था कि ऐसा करके उसका मरा हुआ बेटा वापस नहीं आएगा। खैर आपको तो पता ही, अभी यहाँ पर उसका कुछ अलग गेम चल रहा है। तो अब अगले दिन व्हाइट बुल के लोग स्कूल के बाहर ही थे। उसी समय रायन बाहर आया, पर तभी हमने वहाँ निक को 2 पीस में देखा। वो फेक वाइकिंग का एजेंट बन के रायन के पास गया। यह व्हाइट बुल एक इंडियन को उस आदमी की लाश को काटने पीटने का काम सौंप देता है, और ये सुनकर उस बेचारे की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अब निक रायन को बहला फुसला कर अपने साथ बैठा लेता है। व्हाइट बुल के लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से उनसे पीछा चुरा लेता है। यहाँ जब वाइकिंग को पता चला कि उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया तो आग बबूला हो गया, अपने ही लोगों को गालियां देने लगा। जब एलिना को ये पता चला तो उसने उसे धमकी दी कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वो उसे जिंदा जला देगी। वाइकिंग उसे शांत करने को बोलता है, जल्दी उसके पास फिरौती की कॉल आएगी, तब वो पैसे देकर अपने बेटे को छुड़ा लेगा। दूसरी तरफ व्हाइट बुल के एक रिजॉर्ट में पहुंचता है, जहां पर आए दिन वाइकिंग आया करता था। इसीलिए वो यहाँ पर आया है ताकि अपनी नजरों के सामने उसे मरता हुआ देख सके। बीच में जब वो घूम रहा था तो उसे एक स्टैचू दिखा, जो देख वो अपने बेटे को काफी मिस करता है। मन ही मन सोचता अगर उसके हाथ वाइकिंग लग गया तो उसे ऐसी मौत दे जो देखकर लोग भी खौफ खाएंगे। अब निक रायन को लेकर पहुंचा तो वहाँ उसने जब घर खाली देखा तो पूछा कि उसके साथ कौन कौन रहता है। उसने कहा कि कोई नहीं, वो अकेले है इस दुनिया में। अब बाद में वो उसे काइल का रूम दे देता है, बड़े प्यार से उसके लिए खाना बनाता है। लेकिन रायन को ऐसी नींद नहीं आती बिना कहानी सुने, तो वो उसे कहानी भी सुनाता है और खुद भी उसके साथ सो जाता है। वहाँ वो अपने बेटे के लिए पागल हुआ वाइकिंग स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाकर उसे धमकाता है, आखिर मेरा बेटा कहाँ गया। प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने कैमराज में चेक किया था, उसके बेटे को निक स्कॉर्समैन लेकर के आए। ये नाम सुनते ही वाइकिंग का एक आदमी उसके बारे में बताता है। तब उसे समझ आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे भी अब समझ में आ गया था कि उसके लोगों को व्हाइट बुल ने नहीं बल्कि निक ने मारा था। दूसरी ओर हमने निक को देखा, जो पूरी तैयारी के साथ अपने सबसे पसंदीदा जगह पर निशाना लगाए बैठा था, अपनी उसी मॉडिफाइड राइफल के साथ। इतने में उसके सामने 3 गाड़ियां नजर आई, जिसमें से एक वाइकिंग था, जिसको फोन करके उसने एक पते पर आने को बोला और ये भी बोला कि सिर्फ तुम आना। वहाँ दूसरी तरफ हमने देखा कि वाइकिंग के लोग उसके घर का छापा मार देते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई कुछ नहीं मिलता। पर हाँ, उसकी कुछ चीजें जरूर हाथ लग जाती है। इतने में हमने निक को देखा, जो रायन को अपनी स्नो कटर में घुमा रहा था। अचानक एक पुलिस कार उसे रोक लेती है। ऑफिसर ने उससे पूछा कि आज उसकी छुट्टी है,
तो उसने हाँ बोला। बाद में वो उस बच्चे के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये उसका नेफ्यू है। उस दौरान पुलिस वाला उसे बताता है कि उन्होंने उसके घर की तरफ काफी सारी गाड़ियों को जाते हुए देखा। निक समझ जाता है कि वाइकिंग अपने लोगों के साथ आया है, इसीलिए वो फौरन उसी जगह गया जो अभी रुका हुआ था और वहां से उसने दोबारा निशाना लगाना शुरू किया। अचानक उसने देखा अब वो गाड़ियां इसी की तरफ आ रही थी तो वो और चौकन्ना हो गया। लेकिन तभी रायन पीछे से घर के बाहर निकल गया तो वो फौरन भागा और उसे घर के अंदर ले आया। जब तक बाहर वो आता दोबारा अपनी जगह पहुंचता उससे पहले ही वो पकड़ा गया। बाहर उसे वाइकिंग के सामने लाया गया। उसे देखते ही उसने पूछा कि उसका बेटा कहाँ है। निक का जवाब था वो डिजर्व नहीं करता इतना समझदार बेटा। इस बीच हम देखते हैं किसी ने व्हाइट बुल के एक आदमी को खबर कर दी कि वाइकिंग अभी कहाँ है। यहाँ इन दोनों के बीच बात चल रही होती है। उसी समय हमने वहाँ एक गाड़ी को गुजरते हुए देखा। उसके पीछे एक काली गाड़ी आई जिसमें अंधाधुंध गोलियां बरसना शुरू हो गई। एक गोली तो वाइकिंग के हाथ में भी लग जाती है लेकिन निक बच गया। दोनों ही गैंग के बीच में भयानक लड़ाई होने लगती है। व्हाइट बुल वहीं बैठा था अपनी कार में पर वो बुलेट प्रूफ थी इसीलिए उसे कुछ नहीं हो रहा था और उसके आदमी मर रहे थे। अब इतने में वाइकिंग मशीन गन लेकर बाहर निकल और अंधाधुंध बिना देखे शूट करने लगता है। वहीं एक तरफ शिव जो कि इंडियन था उसे भी ये लोग मार देते तो वाइकिंग की राइट हैंड के भी इसमें मौत हो जाती है। निक भागते हुए ट्रक के पीछे छुप गया और वहां भी वो बाल बचा। फौरन कार के नीचे लेट गया। जब उसने देखा कि अब उसे ये कुछ करना होगा तो वो अपनी स्नो कटर लेता है और उस काली गाड़ी को उड़ा देता है जिससे वो फट गई और लगभग सब लोग मारे गए, दोनों तरफ लोग। लेकिन सिर्फ वाइकिंग जिंदा बचा था जिसने जब देखा कि वो अकेला रह गया तो व्हाइट बुल तो बाहर नहीं आ रहा था। वो कार लेकर भागने की फिराक में लग गया परंतु उसी समय निक जल्दी से ट्री कटर में जाकर बैठ गया। एक पेड़ को जड़ से उखाड़ लिया, उसकी टहनी को नुकीला करके उसने सीधा उसी कार में घुसा दिया जिसमें वाइकिंग था ताकि वो यहाँ से अब हिल भी ना सके। जब व्हाइट बुल ने देखा कि अब खेल खत्म हो गया है तो वो बाहर आया और गोली सीधा उसके सीने में उतारती। निक और व्हाइट बुल दोनों के बेटों की मौत का जिम्मेदार वाइकिंग ही था। दोनों ने आज अपनी मौत का बदला ले लिया, वो भी एक साथ। व्हाइट बुल को पता चल गया था कि निक अच्छा इंसान है इसीलिए वो उसे नहीं मारता और दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। जब पुलिस वहाँ पहुंची तब तक वाइकिंग में थोड़ी जान बची थी। वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन बीच में